Students, now we are going to deal with optical isomerism. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कौन से कंपाउंड्स इसे एग्जिबिट करेंगे, ये देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ देख लेते हैं रिगार्डिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला टर्म है ऑर्डिनरी लाइट। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट होते हैं वो कौन से रहेंगे, सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, या लाइट एमिटेड बाय टॉर्च है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट में होता क्या है, तो लाइट में रेज होते हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। आपको पता ही है कि व्हाइट लाइट इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 वेवलेंथ्स। व्हाइट लाइट में 7 प्रकार की वेवलेंथ्स होती है। तो ये जो व्हाइट लाइट रहेगा या लाइट एमिटेड बाय टॉर्च रहेगा, ऐसे ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स रहती है और ये रेज वाइब्रेट होती है इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, in all possible planes, but all these are the planes जिनमें waves वाइब्रेट होती है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये समझो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रहेगा। तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को ये वेव्स जो रहेगी या प्लेन्स जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऑर्डिनरी लाइट क्या है, द लाइट which consist rays of different wavelength, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wavelength वहां रह सकती है। The light which consist the rays of different wavelengths vibrating in all possible planes, vibrating in all possible planes perpendicular to direction of propagation. Perpendicular to direction of propagation is known as ordinary light. तो ordinary light में क्या रहेगा, rays रहेंगे which consist of different wavelengths। ये rays कैसे वाइब्रेट होंगे, in all possible planes। इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से होगा, ऐसा ऐसा कई प्रकार से पॉसिबल होगा। एंड ऑल दीज प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। उसके बाद हम लेते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब मोनो मतलब 1, क्रोम मीन्स कलर। तो अब देखिए यहां इस लाइट के साथ कितनी वेवलेंथ्स जुड़ी रहेगी, सिंगल। 1 कलर मीन्स 1 वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो लाइट रहेगा इसमें रेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। द लाइट which consist rays of single wavelength, the light which consists the rays of single wavelength vibrating in all possible planes, vibrating in all possible planes perpendicular to direction of propagation is known as monochromatic light. मोनोक्रोमेटिक लाइट के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, ग्रीन लेजर या रेड लेजर, इसके साथ एक वेवलेंथ जुड़ा रहेगा मोनोक्रोमेटिक, इसके साथ भी सिंगल वेवलेंथ अटैच्ड एसोसिएटेड मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा। तो देखिए यहां कई सारी वेवलेंथ्स हो सकती है, यहां सिर्फ एक ही वेवलेंथ रहेगा। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी लाइट को ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम पास करेंगे थ्रू निकोल प्रिज्म। ये क्या रहेगा, निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म किससे बनता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहना कैल्साइट और आइसलैंड स्पार।
आइसलैंड स्पार भी कहा जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के 2 पीसेस को पर्टिकुलर एंगल में कट किया जाता और बाद में इन 2 पीसेस को जोड़ा जाता विद द हेल्प ऑफ कनाडा बाल्सम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे देखिए इन 2 पीसेस को जोड़ने के लिए ये 2 पीसेस को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए इन 2 पीसेस से जोड़ने के लिए हम फेविक्विक का वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इन 2 पीसेस को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? ऑलवेज कनाडा बाल्सम, जो प्लांट्स से ऑब्टेन किया जाता है, इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहना कनाडा बाल्सम। अब इन 2 पीसेस को जोड़ने के बाद निकोल प्रिज्म बन गया। जैसे ही ये ऑर्डिनरी लाइट इस निकोल प्रिज्म थ्रू पास होगी, इट गेट्स स्प्लिटेड अप इनटू 2 रेज। ऐसे 2 रेज में वो स्प्लिट अप होती है। एक रे जो इस प्रिज्म के प्लेन से बाहर निकलता उसे कहना ऑर्डिनरी रे। जो रे इस निकोल प्रिज्म के प्लेन से बाहर निकल जाता उसको हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और जो ट्रांसमिट होता उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। फिर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में क्या पता चलता है कि लाइट नाउ वाइब्रेट ओनली इन 1 प्लेन। अब यहां इनफाइनाइट प्लेन्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही प्लेन रहेगा। और ये जो लाइट आपको दिख रहा है जिसमें वेव्स वाइब्रेट ओनली इन 1 प्लेन perpendicular to direction of propagation is known as plane polarized light. The light whose waves vibrate only in 1 plane perpendicular to direction of propagation is known as plane polarized light. तो आप याद रखोगे ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पास करें तो निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलता है। ऑर्डिनरी लाइट में कई सारी प्लेन्स रहेंगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एक ही प्लेन रहेगा। निकोल प्रिज्म किससे बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीमेंटिंग मटेरियल कनाडा बाल्सम रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज एक्सप्लेन्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए हम पोलरीमीटर का यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, वेदर कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। देखिए किस प्रकार से। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे रहेगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे, दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सोर्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देन यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब रहेगा जिसको हम कहते हैं पोलरीमेट्रिक ट्यूब। इसको आप सैंपल ट्यूब भी कह सकते हो, सैंपल ट्यूब या पोलरीमेट्रिक ट्यूब इसको कहते हैं, जिसमें हम सैंपल लेंगे। फिर यहाँ पे एक लेंस रखेंगे, इसको हम कहते हैं एनालाइजर। और यहाँ से हम इस लाइट के इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करें। यहाँ आईपीस रहेगा। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है। दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज ए सैंपल ट्यूब और पोलरीमेट्रिक ट्यूब जिसमें हम सॉल्यूशन को भरेंगे ऑफ ए सब्सटेंस जिसका स्टडी हमें करना है। यहाँ एनालाइजर रहेगा जो यहाँ से ट्रांसमिट होने वाले लाइट के इंटेंसिटी को एनालाइज करेगा, और यहाँ आईपीस रहेगा जहाँ से हम देखेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ डिस्टिल वाटर भरेंगे।
ये क्या रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर भरने के बाद यहां से देखना, फिर ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगा और ये एनालाइजर रहेगा। ये एक प्रकार का लेंस होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। अब क्या करना, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखने के बाद इस एनालाइजर को रोटेट करना है। एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कौन सा रहेगा कि इसे रोटेट करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। अब समझो आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज मैनर में और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसको धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में रोटेट करना। अब रोटेट करते समय एट अ टाइम पूरा रोटेट नहीं करना है, आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में रोटेट करना है ऑफ 0.5 डिग्री स्लाइटली रोटेट करना है। और रोटेट करते करते आपको इंटेंसिटी भी ऑब्जर्व करना है। और अब आप इस एनालाइजर को कहां तक रोटेट करेंगे, जहां आपको ब्राइट लाइट दिखाई देगा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही ब्राइट लाइट है, तो क्या होगा, अगर आपको 55 डिग्री पे ब्राइट लाइट मिल गया, जो भी लाइट मिल गया, ठीक है, और 55.5 डिग्री पे अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है इससे, तो इसका मतलब क्या होगा, 55 डिग्री पे आपको क्या मिल गया, ब्राइट लाइट मिल गया है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस एनालाइजर को अप टू दैट पॉइंट रोटेट करोगे स्लाइटली, सो दैट यू विल गेट द लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। एकदम ब्राइट लाइट दिखना चाहिए, वहां तक इसको रोटेट करते जाना। बाद में हमें ऐसा लाइट मिल गया, राइट इंटेंसिटी वाला लाइट मिल गया, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एनालाइजर को वैसे रखेंगे। अब यहां से डिस्टिल्ड वाटर को निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भरेंगे इसमें, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल वगैरह भरेंगे, ठीक है। अब इथेनॉल का सॉल्यूशन हमने इसमें भरना, फिर यहां से देखना आपको इस केस में पहले जैसा ही ब्राइट लाइट मिलेगा जो आपने डिस्टिल्ड वाटर में एडजस्ट किया था, देखा था, ठीक है। अब पहले जैसा ही ब्राइट लाइट मिला, इससे क्या कंक्लूजन निकलता कि इस सब्सटेंस ने इस लाइट का पाथ चेंज नहीं किया। यहां से लाइट जाएगा, ये सीधा जाएगा, ठीक है। इस इथेनॉल ने इस लाइट का पाथ चेंज नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे कि दिस सब्सटेंस हैज नो इफेक्ट ऑन पाथ ऑफ लाइट। इस सब्सटेंस का इस लाइट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, देयरफॉर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसका इस लाइट के पाथ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। अब हम इथेनॉल के सॉल्यूशन के बदले में दूसरा सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन भरेंगे। यहाँ इथेनॉल सॉल्यूशन को निकालेंगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन को भरेंगे। अब क्या होगा, यहां से जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिमिनिश्ड। अब आपको ब्राइट लाइट नहीं दिखेगा, अब आपको कैसा लाइट दिखेगा, डीम लाइट दिखाई देगा जिसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है, कारण ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने इस लाइट का पाथ चेंज कर दिया है। अब ये सीधा इस प्रकार से नहीं जाएंगे, तो अब क्या होगा, वो इस प्रकार से या इस प्रकार से इधर भी जा सकते हैं। मतलब नाउ हियर पाथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड और डाइवर्टेड। अब इस ग्लूकोज ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पाथ चेंज किया, इसलिए इस ग्लूकोज को अब हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। बाद में क्या करना है, अब इस एनालाइजर को आप रोटेट करेंगे धीरे धीरे, आइदर टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार से सिलेक्ट करना ताकि यहां से देखने के बाद लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। अब समझो, इसको राइट को रोटेट करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही, तो आप इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करोगे और
अब इस एनालाइजर को राइट को रोटेट करने के बाद अगर आपको ब्राइट लाइट दिखाई देता है तो कंक्लूजन निकलेगा दिस सब्सटेंस हैज रोटेटेड द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट। इस एनालाइजर को लेफ्ट को रोटेट करने के बाद अगर आपको ब्राइट लाइट दिखाई देता तो कंक्लूजन निकलेगा ग्लूकोज ने इस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया। अब इस प्रकार से देखिए जरा, ये ग्लूकोज क्या कर सकता है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, एक तो लेफ्ट में या राइट में। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। देयरफॉर द molecule which rotates the plane of plane polarized light, the molecule which rotates the plane of plane polarized light to left or right is known as optically active molecule and the property is called optical activity। तो सिंपल वे में याद रखोगे, जो सब्सटेंस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट में घुमा सकता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखिए, जो सब्सटेंस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। वाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी? तो ये जो डेक्स्ट्रो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट। The substance which rotates the plane of plane polarized light to right is known as a dextrorotatory, जिसके लिए आप एक तो D लिखोगे और प्लस साइन का यूज करोगे। लेटर D और प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर सब्सटेंस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमाता है तो दैट इज कॉल्ड लिवोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी। लिवो कहां से आता है? लैटिन वर्ड लिवस। लिवस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। कैसे डिनोट करेंगे? एल और माइनस साइन। इस प्रकार से देखिए, दो प्रकार के आइसोमर्स यहां रह सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। आपको याद रखना है, जब सब्सटेंस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा डेक्स्ट्रो कहलाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा लिवो कहलाएगा। इस प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। Few more terms are given here which are related to optical activity. पहला टर्म है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए जरा, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे ये ओ लिया, बीच में मिरर रखा, ये ओ है, बीच में मिरर रखा, तो ये ओ का जो इमेज मिलेगा वो इसी प्रकार से मिलेगा। इसको ऑब्जेक्ट कहना, इसको मिरर इमेज कहना, क्योंकि बीच में हमने मिरर रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट को मिरर पे रखेंगे तो क्या होगा? ये मिरर इमेज पूरी तरह से ऐसा कवर हो जाएगा, पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके ऊपर ऐसे ही रखना, एस को उठाना, एस पे रखना, बाकी घुमाने की आवश्यकता नहीं, कोई ट्विस्टिंग नहीं, रोटेटिंग नहीं, बेंडिंग नहीं, कुछ नहीं। जिसको उठाना इसके ऊपर रखना। तो जैसे आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ये पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। पूरी तरह से ओवरलैप हो गया, इसलिए ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए हम लेंगे, मिरर रखेंगे तो यहाँ हमें ए ही मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज है, इसको उठाना, इस पे वैसे रखना,
तो ये पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 फिंगर्स है इस हाथ की, ये दूसरे हाथ की 5 फिंगर्स है। इन 5 फिंगर्स पे हम दूसरे 5 फिंगर्स को इस प्रकार से रखेंगे। देखिए तो ये 5 फिंगर्स जो है, पांचों उंगलियां पूरी तरह से कवर हो गई। इन उंगलियों का कोई पार्ट आपको दिख रहा क्या? आप देखिए जरा, कुछ दिख रहा क्या? नहीं। अगर पूरी तरह से ऐसे कवर किया जाता है तो इसको हम सुपर इम्पोजेबल कहेंगे। ये समझो मिरर इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर इमेज पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से कवर होगा, इसलिए ऐसे मिरर इमेजेस को हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां हम लेंगे P, मिरर रखेंगे तो हमें मिलेगा इस प्रकार से मिरर इमेज। ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर इमेज। अब इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर इमेज पे रखना तो इस प्रकार से आपको मिल सकता है। मतलब अब पूरी तरह से कवर होगा क्या? नहीं। देखिए पूरी तरह से कवर नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे N, मिरर। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? इस प्रकार से मिलेगा। इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे तो कवर होगा क्या? पूरी तरह से नहीं होगा, पूरी तरह से कवर नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे ये जो मिरर इमेजेस रहेगी विच आर नॉट ओवरलैप्ड कंप्लीटली, दीज आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एन के बदले में आप डी भी ले सकते हैं। डी हमने इस प्रकार से लिया तो आपको अब यहाँ इस प्रकार से मिलेगा। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो वो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होगा, इसलिए इन सबको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। इस प्रकार से ये 5 उंगलियां इस पे अगर हम इस प्रकार से रखेंगे, देखिए जरा, तो थोड़ा बहुत पोर्शन जो है आपको उंगली का दिखाई देगा। अब ये पूरी पांचों की पांचों उंगलियां कवर हो रही क्या? नहीं हो रही है। पांचों की पांचों उंगलियां कवर नहीं हो रही है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो याद रखोगे, ऐसे पूरी तरह से कवर होता है तो कहना सुपर इम्पोजेबल, पूरी तरह से कवर नहीं होता है तो कहना नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अब हमें यहाँ कौन सा टर्म यूज करना है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ही हम यूज करेंगे। दूसरा टर्म हम लेंगे कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। एग्जाम्पल सी यहां लेते हैं A, B, D, A. This carbon is attached to 4 different atoms or groups. This carbon is called asymmetric or chiral carbon. देखिए जरा, the carbon attached to 4 different atoms or groups is known as asymmetric or chiral carbon, represented by asterisk और स्टार। इसको असिमेट्रिक कार्बन कहना, दूसरा टर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें पहला एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल लेते हैं C डबल बॉन्ड C, हियर Cl, हियर Cl, हियर इज H, हियर इज H। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? देखिए जरा, इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट हम लेंगे, यहां पे रहेगा, ठीक है, जिससे पास होने वाली लाइन हम बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से लाइन हमने बनाई, तो इस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम
एनवायरमेंट मिल गया, कार्बन कार्बन। दूसरा लाइन बनाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरमेंट मिल गया, Cl Cl। तीसरा एक और लाइन बनाएंगे, सेम एनवायरमेंट मिल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो पॉइंट होता है इन द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू ए मॉलिक्यूल हैज सिमिलर एनवायरमेंट ऑन अपोजिट साइड्स। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा? मॉलिक्यूल के सेंटर में रहने वाला पॉइंट रहेगा, जिसके थ्रू जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों अपोजिट साइड में सिमिलर एनवायरमेंट मिलेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहला एलिमेंट कौन सा रहेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है? मॉलिक्यूल के सेंटर में रहने वाला पॉइंट, जिसके थ्रू जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड पे क्या मिलेगा? सिमिलर एनवायरमेंट मिलेगा। ये सिमिलर हो गया, यहाँ पे भी सिमिलर है, इन दो अपोजिट साइड पे सिमिलर एनवायरमेंट है, इन दो अपोजिट साइड पे सिमिलर एनवायरमेंट है, इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल लेंगे, CH, here OH, here COOH, then here CH, here OH, here COOH। अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन हम बनाएंगे। इमेजिनरी प्लेन है ये प्लेन क्या करता है? इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। देखना दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, देखिए जरा, CHOH COOH, CHOH COOH, दो इक्वल हाल्स बन गए। दो इक्वल हाल्स यहाँ जो बनाती है उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इमेजिनरी प्लेन which divides a molecule into two equal halves which are mirror images of each other। देखिए जरा, बीच में अगर हम मिरर रखेंगे तो इसका इमेज यही रहेगा, सेम मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सच प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कैसा प्लेन रहेगा? इमेजिनरी प्लेन रहेगा। कहाँ रहेगा? इस प्रकार से रहेगा ताकि वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहेंगे। इसको कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड रहेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा? देखिए, दो तो हमने पढ़ लिए हैं, सेंटर प्लेन। तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या होगा? हम वाटर लेते हैं HOH, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होगा? यहां से एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन थ्रू हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे थ्रू 180 डिग्री। तो अब हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। Here is H, here is H, but now here second, here is first। मिल गया। फिर से इसको हम रोटेट करेंगे थ्रू दिस एक्सिस 180 डिग्री, तो हमें मिलेगा O, here is H, here is H, here 1, here 2। मिल गया। अब क्या हुआ? देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है which is passing through the molecule, around which the rotation of, इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर रहे हैं, along which we are rotating the molecule। अब कितने डिग्री से हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं? तो यहाँ जो एंगल रहेगा 360 डिग्री अपॉन n। अब n क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ टाइम्स जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे ताकि हमें पहले जैसा ही ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा। देखिए, यहाँ इस वाटर को हमने कितनी बार रोटेट किया? ये पहली बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया।
दो बार हमने रोटेट किया तो हमें जो मॉलिक्यूल मिला वो सेम एज ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला। इसलिए देखिए इस एक्सिस को हम कहेंगे, लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा कठिन है, देखिए डेफिनेशन कैसे रहेगा। द लाइन पासिंग थ्रू ए मॉलिक्यूल along which the molecule can be rotated through 360 degree upon n, through 360 degree upon n to obtain the original molecule is known as axis of symmetry। ये ऐसा लाइन रहेगा जो मॉलिक्यूल थ्रू पास होगा, जिसके द्वारा हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे थ्रू 360 डिग्री अपॉन n टाइम्स रोटेट करेंगे सो एज टू गेट द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां दो बार रोटेट किया, उसके बाद ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला, इसलिए इसको हम कहते हैं C2 एक्सिस। क्या कहेंगे? C2 एक्सिस। इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पे एक्सिस रहेगा, समझो ए हमने यहाँ पे लिखा है, इस कॉर्नर पे ए रहेगा, तो इसको हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ ए इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ए यहां चला जाएगा, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो ए यहां चला आएगा, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो ए यहां चला आएगा। तो अब देखिए ये वाला और दिस वन फिगर है बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो अब हमने यहां कितने बार रोटेट किया है? फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये जो एक्सिस रहेगा जिसके द्वारा हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फॉर 4 टाइम्स, सच एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको हम कहते हैं C4 एक्सिस, क्योंकि हमने 4 बार रोटेट करने के बाद हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला है, इसलिए C4 एक्सिस कहना। तो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री।